आई हेट डिविडेंड्स एंड आई नो मुझे बहुत हेट मिलने वाली है इस बात को कहने पे, लेकिन सिर्फ अपने चंद मिनट दें एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम श्योर यू गाइस आर आल्सो गोना हेट डिविडेंड्स। बहुत अच्छा लगता है ना जब डिविडेंड्स अकाउंट में आते हैं, एसएमएस आता है कि दिस अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। शेयर आपके वहीं के वहीं हैं और आपको आपके बैंक अकाउंट में पैसे भी आ जाते हैं। एंड दिस इज द मिसकंसेप्शन दैट्स गोना कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी इन द लॉन्ग रन। So चलिए टू स्टार्ट विद दिस एक्सप्लेनेशन, हमें दो किस्म के डिविडेंड्स के दरमियान फ़र्क पता करना होगा, द गुड काइंड ऑफ डिविडेंड एंड द बैड काइंड ऑफ डिविडेंड। जो अच्छे डिविडेंड्स होते हैं जो हमें अपनी होल्डिंग से मिलते हैं, महाना इस्लामिक इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड MII ETF के पास 30 स्टॉक्स हैं। उन 30 स्टॉक्स से हमें पूरे सारे डिविडेंड मिलते रहते हैं, कभी एंग्रो, कभी फौजी, कभी मिजान बैंक। तो जैसे ही हमारे पास वो डिविडेंड आते हैं आवर शेयर प्राइस गोज अप। अच्छा, वो डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट तक तो नहीं पहुंचे, बट आपके पास जो हमारे शेयर हैं, हमारे ETF के शेयर्स हैं, उनकी वैल्यू पर चली जाती है, तो फ़ायदा आपको फ़ौरन हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि जब हमारे पास उन वो डिविडेंड्स आते हैं, हमें एज अ फंड कोई विथहोल्डिंग टैक्स उन पे नहीं देना। अब दूसरे डिविडेंड की बात करते हैं जो अभी अभी अनाउंस हुआ है, द बैड काइंड ऑफ डिविडेंड। जब हम एज अ फंड आपको डिविडेंड देते हैं, दैट्स सेपरेट। अब अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान रेगुलेशंस, हमें 90% ऑफ आर अकाउंटिंग इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी है टू आर शेयर होल्डर्स। मतलब जो भी हमें डिविडेंड इनकम मिलती है फ्रॉम आर होल्डिंग्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर, हमें आपको उसका 90% देना है। दैट्स सेपरेट। फायदा आपको हो चुका है डिविडेंड का जैसे आपकी शेयर प्राइस ऊपर जाती है। अगर जब वही डिविडेंड्स हम एज अ फंड आपको देते हैं तो वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, और जैसे ही हमारे बैंक अकाउंट से वो पैसे निकल के आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचते हैं, ETF की शेयर प्राइस नीचे आ जाती है और आपके बैंक अकाउंट की वैल्यू ऊपर चली जाती है। जो नेट डिफरेंस है वो नहीं होता, ऐसे नहीं होता नहीं है, आप और नुकसान में चले जाते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। टेक सारा, शी इज अ न्यू इन्वेस्टर इन आर ETF. She owns 1000 shares of MII ETF that she bought for 100 rupees each. 100 into 1000, 100,000 रुपीज़ के उनके पास शेयर्स मौजूद हैं जो उनकी कोई माहियत नेटवर्थ है। अब सारा को हमारा ETF देता है 5 रुपये डिविडेंड। जैसे ही 5 रुपये डिविडेंड देते हैं, शेयर की प्राइस 100 से आ जाती है 95। तो पहले सारा के पास 1,00,000 रुपये थे, अब सारा के पास 95,000 रुपीज़ के शेयर हैं। अब जो 5,000 के उनको डिविडेंड मिला है, जब वो उनके बैंक अकाउंट में आता है तो वो पूरा 5,000 नहीं आता, उस पर 15% विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट होता है। तो उस 5,000 में से 750 रुपये गवर्नमेंट लिए जाती है और 4,250 रुपये सारा री इन्वेस्ट करती है बैक इनटू महाना, अगर वो करना चाहे। डिविडेंड से पहले सारा के पास 100,000 रुपीज़ थे और डिविडेंड के बाद सारा के पास 99,250 रुपीज़ बचे हैं, तो शी इज़ वर्स ऑफ। पहले उसके पास 100,000 थे, अब उसके पास 99,250 है। अब अगर हम उसे ये डिविडेंड नहीं देते तो 100,000 रुपीज़ पे उसकी ग्रोथ होती और फ्यूचर जो भी रिटर्न आता। मगर अब जो ग्रोथ होगी उसका बेस हो गया 99,250। तो जितना हम डिविडेंड देते जाएंगे उतना नेटवर्थ ऑफ आर इन्वेस्टर्स कम होती जाएगी। दैट्स वाई जितना कम डिविडेंड होगा इन्वेस्टर उतना फ़ायदे में रहेंगे। अब मुझे पता है मैंने काफ़ी चीज़ें काफ़ी डम डाउन करके समझाई हैं। इन द रियल वर्ल्ड ये ट्रांजैक्शंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है। देखिए, गाड़ी चलाने के ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% पता हो कि उसका इंजन किस तरह काम करना है। इसी तरह मार्केट्स में पैसा बनाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि फंड अकाउंटिंग एग्जैक्टली किस तरह काम करती है आप वो हर चीज़ समझें। आपको तो बस अपनी मंजिल तक पहुंचना है ना। इसी तरह मार्केट्स में आपने पैसे बनाने हैं। So just pick a good broad-based ETF like MII ETF and just keep following a systematic investment plan. हर महीने आपने थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना है और जब साल में एक दफ़ा डिविडेंड आ जाता है वो भी रीइन्वेस्ट कर देना है। And in the long run you will make a lot of money. अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है या आपको इन डेप्थ में जाके चीज़ें समझनी है तो just leave a comment down below and we will get back to you as soon as possible. आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।